जय हिंद साथियों। तो साथियों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम सीटेट के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनका मैथ का पोर्शन सोल्व करेंगे। और साथियों, आपको मैथ से ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैथ ना तो रटने से होगा और ना ही याद करने से होगा। साथियों, मैथ जो होगा आपका सही वो होगा सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने से, और वो प्रैक्टिस हम आपकी कराते रहेंगे। तो जो भी साथी चैनल पर नया है, चैनल को साथियों सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दें और हमारे साथ अंत तक बने रहें। हम आपको बारीकी से समझाएंगे, बेसिक से लेकर चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। अभी टाइम है सीटेट के पेपर में, तो हम बेसिक से समझेंगे। तो साथियों, मैथ के पहले प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है और किसी आयत की लंबाई जो है वो 8 सेंटीमीटर दी हुई है। यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर हों तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में हमें बताना है। तो पहले जो दिया हुआ है उसी को लिख लेते हैं। एक वर्ग दे रखा है, हमने एक वर्ग ले लिया यहाँ पर, ये एक वर्ग ले लिया और एक ले लेंगे हम आयत। तो हमें दिया हुआ है कि वर्ग का परिमाप कितना है, 24 है, 24 सेंटीमीटर है, और आयत की लंबाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो साथियों, आयत का क्षेत्रफल बताना है। अब आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब हमें लंबाई तो यहाँ से पता है, हमें किसी तरीके से अगर चौड़ाई का पता लग जाए तो हमारा क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा। तो चौड़ाई कैसे निकालेंगे? साथियों, आपने ध्यान दिया होगा कि इसमें दे रखा था कि जो वर्ग का परिमाप है वही आयत का परिमाप है। इसका मतलब वर्ग का परिमाप 24 है तो आयत का परिमाप कितना हो जाएगा, वो भी हो जाएगा हमारा 24। तो आयत का परिमाप हो जाएगा हमारा 24 और परिमाप इक्वल टू होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। इस फॉर्मूले से हम चौड़ाई निकाल लेंगे। देखेंगे किस तरीके से निकालेंगे इस फॉर्मूले से चौड़ाई। हमने परिमाप इक्वल टू ले लिया, परिमाप की जगह हमने 24 रख दिया है क्योंकि जो वर्ग का परिमाप है वही आयत का परिमाप है। इसको सोल्व करेंगे। 24 इक्वल टू 2 गुणा 8, क्योंकि 8 लंबाई दी हुई है, प्लस चौड़ाई हमने b मान ली। तो यहाँ से आ जाएगा 24 इक्वल टू, इस 2 के गुणा अंदर करेंगे, पहले 8 के साथ करेंगे और फिर 2 के गुणा b के साथ करेंगे। तो 8 के साथ करेंगे तो 8 दूनी हो जाएगा 16 प्लस 2b आ जाएगा। आगे सोल्व करेंगे इसे तो हमारा आ जाएगा 16 इधर आ जाएगा। साथियों, जब 16 इधर आएगा तो पक्षांतर बोलते हैं इसको, और ये हमें 24 में से घटाना पड़ेगा। 24 माइनस 16 इक्वल टू 2b। तो यहाँ घटाने के बाद 8 बचेगा और 8 बराबर 2b हो जाएगा। इसके आगे सोल्व करेंगे इसको तो 8 बटे 2 बराबर b हो जाएगा। और यहाँ से 2 से हम 8 को काटेंगे, 2 चौक 8, और हमारी चौड़ाई बराबर आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। हमें चौड़ाई निकालनी थी। अब जब हमारी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर आ गई तो क्या निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। क्षेत्रफल का फॉर्मूला वही क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई दे रखी है इसकी 8 और चौड़ाई आ गई हमारी निकालने के बाद 4 सेंटीमीटर। तो हमारा आयत का क्षेत्रफल आ गया 8 चौके 32 सेंटीमीटर का स्क्वायर, या 32 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम क्वेश्चन पे जाते हैं दोबारा, देखते हैं उसमें 32 कौन से ऑप्शन पर सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 32 ये हमारा सही आंसर हो जाएगा पहले वाले क्वेश्चन के लिए। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब हम अगला क्वेश्चन है हमारा संख्या 1 2 3 4 5 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर बताना है। साथियों, ये संख्या दे रखी है 1 2 3 4 5, इसमें 3 का जो स्थानीय मान है और अंकित मान दोनों का अंतर निकालना है, दोनों को आपस में घटाना है। और समझते हैं स्थानीय मान क्या होता है। साथियों, स्थानीय मान तो वो मान होता है जो उसके स्थान की वैल्यू को बताता है। जैसे यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो 3 इसका अंकित मान है, 3 इसका अंकित मान है, लेकिन किस स्थान पर है ये, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पर है। तो इसका 3 का स्थानीय मान हो जाएगा 300 घटा, और इसका अंकित मान कितना हो जाएगा, जितनी वह संख्या खुद है, तो 3। अब इसको घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 297। तो ऑप्शन नंबर 3 297 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये तो सभी के समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो निम्न में से कौन सा सही नहीं है,
एक एक करके देखेंगे। पहला वाला देखते हैं, 56.7 किलोग्राम इक्वल टू 5,670 ग्राम। साथियों 1 किलोग्राम में 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। अब हम 56.7 किलोग्राम को जब हम कन्वर्ट करेंगे ग्राम में तो हमें से 1000 से गुणा करनी पड़ेगी, और 1000 से हम गुणा करेंगे तो हमारा जाएगा 5, 6, 7। थोड़ी देर के लिए दशमलव को भूल जाते हैं कि यहाँ पे दशमलव है, इसको बाद में लगाएंगे। और गुणा में साथियों 3 जीरो लगा देंगे आगे, ऐसे ही 1, 2, 3 जीरो हमने यहाँ पे लगा दिए। और दशमलव हमारी कितने अंक के बाद थी? 1 अंक के बाद हमारी दशमलव थी, तो हमने 1 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लगा ली। जब हमने 1 अंक के बाद दशमलव लगाई तो ये कितना हो गया? ये हो गया 5,670। 5,670 नहीं हुआ, 56,700 हो गया। ये हो गया साथियों 56,700 ग्राम। तो यही सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक नदी में एक नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक दूसरी नाव की चाल 23 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जो हमारी एक नाव है उसकी चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी नाव है उसकी चाल है हमारी 23 किलोमीटर प्रति घंटा। और आगे क्या दिया हुआ? ये दोनों नाव एक ही दिशा में एक स्थान से एक समय पर चलती हैं, तो 3.5 घंटे के बाद इनके बीच की दूरी क्या होगी? हमें बताना है 3.5 घंटे यानी कि 3.5 आवर्स। तो 3.5 घंटे के बाद इन दोनों के नावों के बीच की दूरी क्या होगी? सीधी सी बात है साथियों, जो नाव तेज चल रही है 23 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रही है वो नाव आगे निकल जाएगी, तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी ये हमें बतानी है। तो पहले इसमें से क्या करेंगे? पहले इनका निकालेंगे इनकी स्पीड का अंतर। इनकी स्पीड का अंतर क्या होगा? तो एक है 23 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इनका अंतर निकल के आ गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 किलोमीटर प्रति घंटा इनका अंतर आगे निकल के। अब कितने घंटे का समय दिया हुआ है इसमें? 3.5 घंटे का। तो इन दोनों की क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 3.5 गुणा 3 करेंगे, 3 पंजे 15 का 5 आ गया, और 3 तिया 9 और 1 हासिल का 10 आ गया। और दशमलव कितने अंक के बाद है? 1 अंक के बाद हमारी दशमलव है, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों 10.5। ऑप्शन नंबर 2 10.5 किलोमीटर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। संख्या 90707 को 9 से भाग देने पर शेषफल है। ये जो संख्या दे रखी है 90707, इसको अगर हम 9 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल क्या होगा? तो सीधा सीधा भाग देकर देख लेते हैं। 9 एकम 9, उतार लेंगे 0 उतारेंगे, भाग नहीं जाएगी, फिर से 0 लगा देंगे और 7 उतार लेंगे, भाग नहीं जाएगी, 0 उतार लेंगे। अब भाग जाएगी 9 सत्ते 63, यहाँ से 7 बचेगा और फिर से 7 उतार लेंगे ऊपर से, फिर जाएगी 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72 को हटाएंगे तो नीचे शेष बचेगा 5। तो इसमें शेषफल बच रहा है हमारा 5। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखेंगे। एक ताज़ा मछली को सुखाने पर उसका भार 1/3 रह जाता है। सुनीता 1500 किलो ताज़ा मछली 25 रुपये प्रति किलो के भाव से खरीद कर उनको सुखाकर 80 रुपये प्रति किलो के भाव पर बेच देती है। इस प्रकार वह कितने रुपए कमाती है? अब ध्यान देने वाली बात है साथियों यहाँ पर कि सुनीता ने 1500 किलो मछली खरीदी थी। वो किस रेट से खरीदी थी? 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। तो उसने टोटल कितने रुपए खर्च कर दिए? दोनों की कर देंगे गुणा, तो हमारा जाएगा 2 जीरो ऐसे कैसे लगा देंगे, और 25 पंजे 125 का 5 हासिल लगे 12, और 25 गन 25, 25 और 12 कितने हो गए? 25 और 12 हो गए हमारे 37। लगभग 37,500 रुपये की वो मछली खरीद रही है। अब क्या करा उसने? इनको सुखा लिया। इनको सुखाने के बाद उसका वजन भी तो कम हो गया, तो कितना वजन कम होता? 1/3। अब सुखाने के बाद कितना वजन रह जाता वो देखते हैं। पहले कितने थी? पहले थे 1500 किलो, 1500 किलो मछली थी। सुखाया, सुखाने के बाद 1/3 रह गया वजन, तो 3 से इसको काटेंगे, 3 पंजे 15। तो अब टोटल मछली कितनी है? 1500 किलो की मछली कितनी बची है? अब ये बची 500 किलो। 1500 किलो की जो मछली थी अब 500 किलो बची। लेकिन अब रेट क्या है? रेट है अब हमारा 80 रुपये प्रति किलो। तो वो कितने रुपए कमा रही है? 500 किलो हमारी मछली है सूखी हुई जो थी, और 80 रुपये के रेट से हम निकालेंगे इसको, तो हमारा जाएगा 3 जीरो। पहले ऐसे कैसे लगा लेंगे,
3 जीरो लगा लिया हमने और 8 पंजे 40, ये आ गया हमारा 40,000। अब यहाँ पर ध्यान दो साथियों कि उसने खरीदी कितनी में थी, ऊपर देख लेते हैं खरीदी कितने में थी। उसने खरीदी थी 37,500 में, यहाँ पे 37,500 में खरीदी हमने निकाला था, और अब कितने में बेच दी उसने बेच दी है ये 40,000 में। तो कितना प्रॉफिट हुआ उसे, 40,000 माइनस 37,500 घटाएंगे तो कितना जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2500 रुपये। तो उसने लगभग 2500 रुपये की इनकम की है, 2500 रुपये कमाए हैं। तो 2500 कौन से ऑप्शन में है, 2500 है ऑप्शन नंबर 1 में। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न प्रतिरूप को देखिए। यहाँ पे ध्यान दो साथियों, 9 माइनस 1 भाग 8 बराबर 1 आ रहा है। फिर देखो यहाँ पर 9 के बाद 8 कर दिया और इधर 1 से 1 बढ़ा दिया, 98 माइनस 2 कर दिया और भाग 8 से ये दी जा रही है। तो हमारा जो भागफल आ रहा है वो आ रहा है 12, यानी कि 1 2 आ रहा है। कोडिंग में सीखो इस तरीके से। फिर क्या था हमारा, फिर दे रखा 9 8 7 और इधर 3 कर दिया, भाग 8 से ही दी हुई है और हमारा भागफल आ रहा है 1 2 3। इसी तरीके से चलता चला जा रहा है। और इसी तरीके से यहाँ पर साथियों ध्यान दो, यहाँ पर 3 था तो हमारी संख्या जा रही है 1 2 3 तक, और इधर भी 3 संख्या आ गई 9 8 7। अब इसी तरीके से हमें इसका आंसर बताना है, इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखो 9 8 7 6 5 4, ये 6 संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या हो गई है और 6 इसमें से माइनस कर दिया और भाग 8 है। तो आगे इसका उत्तर क्या होगा, उत्तर भी होगा हमारा 1 2 3 4 5 6 तक जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये है हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक बोतल में 750 ml जूस भरा जाता है और ऐसी 6 बोतलों को एक कार्टन में पैक किया जाता है। मतलब 6 की 6 बोतल, एक ऐसे समझ लो कि 6 बोतल एक पैकेट में बंद कर दी जाती हैं, 6 बोतल एक पैकेट में बंद कर दी जाती हैं। और एक बोतल में कितना जूस आता है, एक बोतल में आता है 750 ml मिलीलीटर दूध आता है। तो बताना क्या हमें, 450 लीटर जूस के लिए आवश्यक कार्टनों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर ध्यान दो साथियों, आवश्यक कार्टन पूछे हैं ना कि बोतल पूछी है। तो एक कार्टन में 6 बोतलें आती हैं, तो पहले हमें निकालना है कि एक कार्टन में कितना जूस भरा जा सकता है। ये तो हमें पता है कि एक बोतल में कितना भरा जाता है 750, तो एक कार्टन में कितना भरा जाएगा, क्योंकि एक कार्टन में कितनी बोतल होती है, 6 बोतल होती है एक कार्टन में, और 6 से इसको गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा एक कार्टन में भरा जाने वाला जूस। गुणा करेंगे 6 0 0, 6 पंजे 30 का 0, हासिल लगे 3, 6 सत्ते 42 और 3 45। तो ये आ गया हमारा 4500 ml आया है, यहाँ पर लीटर नहीं आया, 4500 ml आया है। और इसको लीटर बनाने के लिए कितने से भाग कर देंगे, 1000 से इसको भाग कर देंगे। जब 1000 से भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये, जो 0 से 2 0 कट जाएंगे ये वाले, और 10 से 45 को भाग करेंगे तो जाएगा 4.5 लीटर आ जाएगा अब हमारा ये। तो एक कार्टन में कितना जूस भरा जा सकता है, 4.5 लीटर। या फिर हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि 4.5 लीटर एक कार्टन में आता है। तो हमें निकालना कितने के लिए कि 450 लीटर जूस कितने कार्टन में आएगा। तो यहाँ पर ध्यान दो, 4.5 लीटर जो जूस आता है वो एक कार्टन में आता है। तो 450 कितने में आएगा, 450 लीटर जूस आएगा 450 भाग 4.5। इस 4.5 जो है इससे हम 450 को भाग कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, यहाँ पे इस दशमलव को हटाने के लिए गुणा 10 कर देते हैं ऊपर, और इस 45 से इस 45 को काटेंगे तो ये यहाँ भी 10 आ जाएगा। इस 45 से इस 45 को काटेंगे तो यहाँ भी कितना जाएगा, 10 आ जाएगा। और 10 और 10 की इन दोनों की गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 10 ढाई 100 हो जाएगा। तो हमें साथियों 100 कार्टन की आवश्यकता होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, देखेंगे इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, 100। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर है। तो क्या दिया हुआ इसमें, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। लंबाई को हम मान लेते हैं L इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई के लिए हम B ले लेते हैं V इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और ऊंचाई के लिए हम H ले लेते हैं।
तो h इक्वल टू दे रखा है 2 सेंटीमीटर। और इसको किस में पैक करना है, 8664 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए ऐसे कितने बॉक्सों की आवश्यकता होगी। तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है, ये आयतन दिया हुआ है 8664 और हमें इसका भी आयतन निकाल कर इसके आयतन से उसके जो बड़ा वाला आयतन दे रखा 8664 उसको भाग करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो निकालते हैं आयतन, कैसे निकालते हैं, LBH लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तीनों की गुणा कर देंगे, 4 गुणा 3 गुणा 2, ये आ जाएगा हमारा 4 तिया 12 और दूनी 24 आ गया हमारा। तो इसका आया आयतन 24 और पहले का आयतन कितना दे रखा है 8664, इससे इसको भाग कर देंगे। देखते भाग करके कितना आता है, भाग करेंगे तो आ जाएगा हमारा 24 तिया 72, 6 में से 2 घटाएंगे 4 बचेगा और 8 में से 7 घटाएंगे 1 बचेगा, 14 बचेगा। फिर ऊपर से उतार लेंगे हम 6, इसको भाग करेंगे हम 6 बार, 6 चौक 24 का 4, हासिल लगे 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 144 हो जाएगा। इसको घटाएंगे 2 बचेगा, फिर यहाँ पे से 4 उतार ले 24 बचेगा और ये 24 ही का ना 24 आ जाएगा। तो यहाँ से तो कुछ नहीं बचा, शेषफल हमारा कितना आ गया 361 आ गया, यानी 361 बॉक्सों की हमें ज़रूरत होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 361 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। अब हमारी चालू हो जाती है यहाँ से पैडागोजी। अब हमारा 16 पहले क्वेश्चन चल रहे थे, अब पैडागोजी चालू हो जाती है। देखते हैं 1/3 के समतुल्य भिन्न लिखिए। कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से पूछा गया यह सवाल किसकी ओर संकेत करता है। पहला ऑप्शन देखेंगे निम्न स्तरीय मांग कार्य, क्योंकि इसमें केवल प्रक्रमणकारी कौशलों की आवश्यकता होती है। दूसरा ऑप्शन है निम्न स्तरीय मांग कार्य, क्योंकि यह केवल रटने पर आधारित है। तो ये तो गलत हो जाएगा, हम एलिमिनेट करके देखेंगे एक एक ऑप्शन को। दूसरा है तीसरा उच्च, ये तो नहीं होगा साथियों दूसरा वाला, उच्च स्तरीय मांग कार्य, क्योंकि यह संयोजन के साथ प्रक्रिया पर आधारित है। इसको बाद में देखेंगे। उच्च स्तरीय मांग कार्य क्योंकि संयोजन के बिना प्रक्रिया पर आधारित है, ये भी नहीं होगा। तो इन दोनों में से कोई सा ऑप्शन हमारा सही होगा, तो इनमें से होगा साथियों ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा, उच्च स्तरीय मांग कार्य, क्योंकि यह संयोजन के साथ प्रक्रिया पर आधारित है। अगला देखेंगे प्राय शिक्षार्थी दशमलव संख्याओं की तुलना में त्रुटि करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे लिखा हुआ 0.50, 0.50 और 0.5 से बड़ा है, इस त्रुटि का सर्वाधिक संभावित कारण हो सकता है। वैसे तो ये साथियों बराबर है, लेकिन बच्चे क्या बताते हैं कि ये ऊपर वाला क्या है, बड़ा है। तो यह किस प्रकार की गलती कर रहे हैं, कक्षा में इस प्रकार के सवालों के अभ्यास का अभाव है, संख्या रेखा पर दशमलव संख्या के निरूपण के मूर्त अनुभवों का अभाव, शिक्षार्थियों द्वारा लापरवाही बरतना और क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता के साथ संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि साथियों बच्चों को लगता है कि 0 जुड़ गया तो ये बड़ा हो गया। अगर हम उनको बताएंगे, अगर हम इसमें एक ऑप्शन और दें कि 0.5000, अब बताओ बच्चों कितने इनमें कौन सा बड़ा है, तो किसे बताएंगे बच्चे बताएंगे ऐसे कि इसके आगे तो बहुत सारे 0 लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें दशमलव की नहीं पता कि ये दशमलव लगने से इसकी कोई वैल्यू नहीं रही है। तो इसके लिए आ जाएगा क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता के साथ संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना। इसका हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे एक शिक्षक शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जर्नल, जिसको पत्रिका कहा जाता है, तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। यह गतिविधि किस पर आधारित है। तो ये गतिविधि आधारित है साथियों ऑप्शन नंबर 4 पर, गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना। साथियों मैथ की जो पैडागोजी है बहुत ही ज़्यादा टफ होती है, तो इसको ध्यान से देखना है। और CTET में जो है, CTET में 15 जो क्वेश्चन, टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन आपको सोल्व करने के लिए आएंगे और 15 क्वेश्चन की आएगी पैडागोजी। ये हर किसी में होगा, हिंदी में भी पैडागोजी आएगी 15 की और 15 के सोल्व करने के लिए आएंगे। संस्कृत में भी ऐसे ही होगा, संस्कृत में 15 नंबर की पैडागोजी आएगी और 15 नंबर आपको ग्रामर से मिलेंगे, संस्कृत ग्रामर से। तो सभी में इस तरीके से होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर, देखते हैं अगला। इसमें है वेन हीले के ज्यामितीय विचार के स्तर के अनुसार 5 स्तर हैं, जो पहला है चाक्षुषीकरण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन और औपचारिक निगमन और दृढ़ता। कक्षा 3 के एक बच्चे को छांटने के लिए कुछ बहुभुज दिए गए हैं। ये जो दिया हुआ है चित्र में कुछ बहुभुज दिए गए हैं, कक्षा 3 के बच्चों को उनको छांटने के लिए दिया गया है। तो वह भुजाओं की संख्या के आधार पर बहुभुजों को वर्गीकृत करता है। यह बच्चा वेन हीले के ज्यामितीय विचार के कौन से स्तर पर है, तो यह स्तर पर है
विश्लेषण के स्तर पर है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। वो साथियों इसमें विश्लेषण करेगा, इनकी जो साइड्स हैं, भुजाएं हैं, इनको देखेगा, उसके बाद ही तो नाम बताएगा वो, तो ये विश्लेषण करेगा, इसमें विश्लेषण इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, एक बच्चा संख्याओं, संक्रियाओं और संकेतों, घड़ी के 2 कांटों, विभिन्न सिक्कों आदि में अंतर करने में कठिनाई प्रदर्शित करता है। इनमें अंतर नहीं कर पाता है वो, तो इसका निहितार्थ है कि जो विशिष्ट बाधाएं उसके सीखने को प्रभावित कर रही हैं वो कौन कौन सी हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कमजोर चाक्षुष प्रक्रमण योग्यता, जैसे चाक्षुष विभेदीकरण और स्थानिक संगठन और चाक्षुष समन्वय का अभाव, इसकी वजह से वो इसमें गलती कर रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है क्योंकि वह किस पर केंद्रित है? तो वो केंद्रित है साथियों, ऑप्शन नंबर 3, गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता, कि शिक्षार्थी बच्चे उसमें गतिविधि में सक्रिय भागीदारी लें, मतलब वो एक्टिव रहें। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित बिंदुओं का प्रयोग करते हुए 15 को प्रदर्शित करने वाले संयोजन आरेख हैं। ये 15 को प्रदर्शित करने वाले संयोजन आरेख किस प्रकार है साथियों, यहाँ से देखेंगे, ऊपर 3 दे रखा है एक लाइन में और नीचे कितना दे रखा है 5 है, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक बार में ही 15 आ जाएगा। तो इसको पूरे को काउंट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे यहाँ पर दे रखा है, इसमें ऊपर 5 दे रखी हैं और यहाँ पर ऊपर से नीचे दे रखा है 3, तो इनको भी गुणा करेंगे 3 गुणा 5, तो ये भी 15 आ जाएगा। और यहाँ पर सीधी लाइन में 15 दे रखा और यहाँ पर ऊपर से नीचे 15 दे रखी है। तो ये जो है देखेंगे आगे इसके बारे में, 15 अथवा अन्य किसी संख्या को प्रदर्शित करने के उपयुक्त तरीके को किसकी संकल्पना पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है इसको, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 2 संख्याओं के उत्पाद के रूप में एक संख्या को प्रदर्शित करने, गुणन की संचयी प्रकृति, गुणक अश्मिता, अभाज्य और संयुक्त संख्या की पहचान, मात्रात्मकता इकाई का प्रयोग करते हुए आयत का क्षेत्रफल निकालना। तो इस तरीके से हम इनका सब चीज़ों का छेद इस तरीके से गुणा समझा सकते हैं। जैसे मान लिया हमने 1 2 3 4 हो गया यहाँ पर और यहाँ पर हो गया 3। अब जब हम इसकी गुणा करेंगे, इसकी 3 दे रखा है और यहाँ पर कितना है 4, इनकी गुणा करेंगे आपस में कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो इसका मतलब जितने भी इसमें जीरो बनेंगे और इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 12 आ जाएगा। आगे देखेंगे। तो साथियों वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। आपको मैथ में इस तरीके से हम आपकी प्रैक्टिस कराएंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप 30 में से 25 नंबर जरूर लेकर आ सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहें और जो भी साथी चैनल पर नए हैं चैनल को साथियों सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से मुक्त अंत वाला प्रश्न है। अब मुक्त अंत वाला प्रश्न कौन सा होता है साथियों? मुक्त अंत वाला प्रश्न वो प्रश्न होता है जो बच्चों को सोचने पर मजबूर कर देता है। सोचने पर मजबूर करता है मतलब उसकी सोच एक लिमिट में नहीं होती है, वो आगे कितना भी सोच सकता है। तो वो होते हैं मुक्त अंत वाले प्रश्न। जैसे अभी बताता हूँ, इसमें जैसे हम देखेंगे ऑप्शन उसमें पता लग जाएगा। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 25, 71, 19, 9, 8, 17, 85 संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। इसमें बच्चा क्या करेगा, सीधा सा आरोही क्रम में लिख देगा और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो ये मुक्त अंत वाला प्रश्न नहीं हुआ। दूसरा देखते हैं कौन सा बड़ा है। इन दोनों में बड़ा बताना है, 1/3 में और 7/5 में, तो बड़ा बता देगा बच्चा, तो ये भी खत्म हो जाएगा, कोई आगे नहीं सोचेगा। अब आगे देखते हैं। तीसरा देखने से पहले चौथा देख लेते हैं। 2/7 से 7 ज़्यादा क्या है, तो इन दोनों में कौन सा ज़्यादा है ये बता देगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात, ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। वैसे इसकी बात करते हैं कि मुक्त अंत वाला प्रश्न होते कैसे हैं वो समझाते हैं आपको। जैसे दिया हुआ है कि 2.7 से बड़ी कोई 4 संख्या लिखो। और इसमें बच्चा क्या सोचेगा कि 2.7 से बड़ी संख्या तो बहुत सारी हो सकती है। जैसे 2.7 से बड़ी क्या हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 500 हो सकता है। तो कोई अंत है इसका कोई भी अंत नहीं है। बच्चा सोचने के लिए मजबूर है कि मैं कौन सी संख्या लिखूं, वो कितना भी सोच सकता है। तो इसकी इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं वो मुक्त अंत वाले प्रश्न होते हैं, इनका कोई अंत नहीं होता है। आगे देखेंगे। कक्षा 2 के शिक्षार्थियों का सरल आकृतियों, उसके लंबों और किनारों से परिचय कराने का सबसे उत्तम उपकरण क्या है? जो आकृति होती हैं, जैसे हमारी वर्गाकार आकृति होगी, आयताकार हो गई, या फिर कोई ट्रायंगल हो गया, त्रिभुज हो गया, तो इनके किनारों का परिचय कराने के लिए सबसे उत्तम उपकरण क्या है? जियो बोर्ड नहीं है, क्योंकि जियो बोर्ड पर साथियों जियो बोर्ड क्या होता है,
जियो बोर्ड आपने देखा होगा, इस तरीके का होता है जिसमें हम गिनती सिखाते हैं, इस तरीके का होता है जियो बोर्ड। दूसरा आता है 3D सॉलिड्स के नेट्स। तो ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा, 3D सॉलिड्स। इसमें क्या होते हैं साथियों, सॉलिड्स आकृति होती है, जैसे स्क्वायर होता है, स्क्वायर की आकृति की कोई सॉलिड चीज़ होगी उसमें किट में पूरी, आयताकार आकृति की कोई सॉलिड चीज़ होगी, और एक त्रिभुज की आकृति कोई सॉलिड चीज़ होगी। तो इस तरीके की आकृतियाँ होंगी उसमें, बच्चा उसको अपने हाथ में लेगा, फील करेगा, तो उससे उसको समझ में आ जाएगा कि ये आकृतियाँ, इसके कितने किनारे होते हैं, कितने इसके फलक होते हैं, उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा उससे। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में से एक सवाल है। तो कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक है, उसको एक सवाल दे रखा है। यहाँ 4 खंभे हैं जिनका माप क्रमशः 105 सेंटीमीटर है, 215 सेंटीमीटर है, 150 सेंटीमीटर है और 235 सेंटीमीटर है। 4 खंभे दे रखे हैं और 4 खंभों की ऊंचाई दे रखी है अलग अलग। उन्हें समान लंबाई के टुकड़ों में काटना है। इन्हें किस में काटना है? समान लंबाई के टुकड़ों में काटना है। तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या होगी? तो ऐसा टुकड़ा बनाना है इसमें जिसकी अधिकतम लंबाई आ जाए। तो यह सवाल किसके लिए पूछा गया है? तो ये सवाल पूछा गया, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। सीखी गई संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए। अब हमने मैथ तो सीख लिया है कि 2 और 2 4 होते हैं, लेकिन अब इस 2 और 2 4 का यूज कहाँ करना है हमें? तो जो हमने संकल्पना सीखी है उस संकल्पना का प्रयोग करते हुए समस्या का समाधान कहाँ करना है, ये उसको दर्शाता है कि 2 और 2 4 तो होते हैं। जैसे हमारा कोई घर में काम हुआ कि 2 कट्टे गेहूं के एक तरफ रख दो और 2 कट्टे गेहूं के और आगे, तो कितने कट्टे हो गए होंगे? तो गेहूं के कट्टे हो गए हमारे 4। तो हमने इस 2 और 2 4 का यूज़ किया ना अभी, तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 सही हो जाएगा कि समस्या का समाधान के कौशल बढ़ाने में किस तरीके से समस्या का समाधान हम कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक में से एक समस्या है। निम्नलिखित समस्या को हल करने के लिए कौन सी गणितीय संक्रिया का प्रयोग किया जाएगा कि एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है, वह एक दिन में कितने लीटर दूध बेचता है? उपरोक्त सवाल में ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की किस दक्षता की ओर संकेतन है? तो इसका आंसर हो जाएगा संश्लेषण। ऑप्शन नंबर 4 संश्लेषण इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि बच्चा इसमें संश्लेषण करेगा, संश्लेषित करेगा, उसको कैलकुलेशन करेगा कि 10 दिन में इतने लीटर दूध बेचता है तो एक दिन में कितने लीटर दूध बेचेगा, तो इसको संश्लेषित करेगा यानी कि सोल्व करेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, राशिद कक्षा 5 में पढ़ता है। वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को भिन्न भिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन त्रिभुजों में 3 कोणों का योग 180 अंश होता है। 3 कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। के अमूर्त प्रमाणों को समझने में उसे कठिनाई होती है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार राशिद किस चरण पर है? तो राशिद है अभी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पर है। क्यों? क्योंकि उसे अमूर्त चीज़ें, क्योंकि उसे अभी अमूर्त चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। जब तक उन चीज़ों को देखेगा नहीं उसको समझ में नहीं आएगा। त्रिभुज का क्या है, वो देख के पता लगा लेता है कि ये इस तरीके का त्रिभुज है, इसकी 3 साइड्स बराबर है तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया। इसकी 2 साइड्स बराबर है तो कौन सा त्रिभुज हो गया? ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। वो देखकर पता लगा लेता है, लेकिन वो इस तरीके से कैसे देखे कि यहाँ पर ये एंगल इनके तीनों कोणों का 180 अंश होता है, ये तो उसको मेजर करने के बाद ही पता लगेगा ना, उसको मापने के बाद ही तो पता लगेगा। तो वो मूर्त संख्यात्मक अवस्था में है, अमूर्त को नहीं पहचान पाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना है। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास। यह गणितीकरण बच्चे की किन क्षमताओं का विकास करने की ओर संकेत करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का संचालन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चों के संसाधनों का विकास करने के लिए। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की क्या विशेषताएं हैं? ऑप्शन नंबर 1 पहले देखेंगे, उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हों, कि बच्चों को सोल्व करने के लिए उसमें बहुत सारे क्या हों? अभ्यास हों। बच्चों के करने के लिए बहुत सारे क्या हो उसमें? अभ्यास हों। दूसरा, स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है। तीसरा, केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल किए गए हैं, तो ये गलत हो जाएगा। उन्हें मोटिव भारी होना आवश्यक है, तो ये भी जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन ए और बी यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा।
अगला वाला प्रश्न देखेंगे इसमें कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा सन 2005 किस पर बल देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, एक एक करके देखें। गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक ही है। अगला प्रश्न देखेंगे 5, 10 और 35 के सबसे छोटे सारगुणज और सबसे बड़े सारगुणखंड का अंतर क्या है। तो किसका अंतर बताना है, सबसे छोटे सारगुणज का। तो सबसे छोटे सारगुणज क्या होगा इसका, सबसे छोटा सारगुणज होगा 70। कैसे होगा, ऐसी सबसे छोटी संख्या बतानी है जिससे ये सब उसको भाग कर सके। तो ऐसी संख्या है 35। 35 तो थी लेकिन 10 से 35 को भागनी होती थी, इसलिए 70 है। अब सार्वगुणखंड क्या होगा, सबसे बड़ा सार्वगुणखंड क्या होगा, इनके गुणखंड करेंगे तो सबसे बड़ा जो सार्वगुणखंड आएगा वो 5 आएगा। तो सार्वगुणज 70 हो गया और सार्वगुणखंड कितना हो गया 5। इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 65 हमारा सही आंसर हो जाएगा इसके लिए। आगे देखेंगे संख्या 105 के गुणखंडों की संख्या है। 105 में कितने गुणखंड होंगे करके देख लेते हैं। 105 के गुणखंड, 105 के गुणखंड करेंगे। पहले करेंगे इसको 3 से, 3 तिया 9, 1 बचेगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा। फिर करेंगे हम इसे 5 से, 5 सत्ते 35 हो जाएगा। फिर करेंगे 7 से, तो 1 आ जाएगा। तो कितने गुणखंड आए इसके, 1 2 3, 3 गुणखंड आ गए। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा इसका, 3 गुणखंड। अगला प्रश्न देखेंगे यदि समय अब 2:17 है और PM है, 2:17 है और कितना है PM है, तो अब से ठीक 11 घंटे और 59 मिनट के पश्चात क्या समय होगा। इस तरीके के सवालों में क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं समय को। कितना 11 घंटे, तो घंटे पहले लिख लेंगे और पीछे कितना 59 मिनट, इनको जोड़ देंगे। जोड़ने पे देखते हैं क्या आता है। 9 और 7 16 का 6 हासिल लगा 1, 5 और 1 6 और 1 हासिल का 7, 2 और 1 3 और 1 यह आ जाएगा। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात होती है इसमें कि ये जो 76 लिखा हुआ है ये 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 60 से ज़्यादा हो गया तो 60 इसमें से घटा दो और आगे वाले घंटों में 1 घंटा जोड़ दो। तो हम इस तरीके से करेंगे, 60 घटा देंगे इसमें से, तो यहाँ बचेगा 16 और 1 इसमें जोड़ देंगे, हो जाएगा 14, यानी कि 14:16, यानी कि टाइम जोन हमारा चेंज हो जाएगा। तो टाइम कितना हो जाएगा 2:16 और PM की जगह हो जाएगा हमारा AM। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 2:16 AM हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे 3.5 समकोणों में डिग्रियों की संख्या है। अब 3.5 समकोण दे रखे हैं। एक समकोण में कितनी डिग्री होती है, 90 डिग्री होती है। और 3 समकोण में कितनी डिग्री होगी, 3 से गुणा कर दो, 9 3 27, 270 डिग्री होगी। लेकिन अभी हमने 3 समकोणों की डिग्रियाँ निकाली हैं। 3.5 दे रखा है, आधे समकोण में कितनी होगी, जब एक में 90 है तो आधे में कितनी होगी 45। तो 45 डिग्री और इसमें को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 315 डिग्री। 315 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर ये। तो ऑप्शन नंबर 4 315 डिग्री हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 11 इकाइयाँ, 11 दहाइयाँ और 11 सैकड़े किसके बराबर हैं। तो इसको निकालने के लिए पहले हम इकाई, दहाई और सैकड़े को ही लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा और यहाँ पर हज़ार भी लिख लेते हैं हम। तो जहाँ इकाई दे रखी है इकाई लिख दो, 11 इकाई दे रखी हैं 11 लिख दिया, 11 दहाई दे रखी हैं, दहाई के नीचे 11 लिख दिया और सैकड़े दे रखे हैं 11, यहाँ पर भी 11 लिख दिया। अब क्या होगा, इकाई के स्थान पर एक ही अंक रहना चाहिए, 2 अंक नहीं रहना चाहिए। तो इस वाले अंक को क्या करेंगे, आगे जोड़ देंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर सेम इसमें होगा, यहाँ पर भी 2 नहीं रह सकते, तो जो आगे का अंक है अगले वाले में जोड़ देंगे, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी 2 अंक नहीं रह सकते, तो ये वाला अंक आगे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 1 2 2 1, 1221 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ से। तो लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 509 और 3028 का योग है। कुछ नहीं है इसमें, शब्दों में दिया हुआ है, इसको अंकों में लिख लेते हैं। 509 और कितना दिया हुआ 3028। तो 3028 के लिए 3028 लिखेंगे, क्योंकि अगर हम 3028 इस तरीके से लिख देते तो ये हमारा 328 हो जाएगा। यहाँ पर 0 लगाना जरूरी है, तो 3028 होगी। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 8 17 का 7 हासिल लगा 1, 2 और 1 हासिल का 3, 5 और 3 यानी 3537 जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो
तो आज के प्रैक्टिस सेट में इतना ही।